प्रशांत किशोर सीएम कैंडिडेट? नहीं, मैं नहीं देखता। नहीं, मैं नहीं देखता। हम तो कह रहे हैं हमारे पास कोई सीएम फेस नहीं है। उसकी सोच एक शौचालय में जाकर रुक जाती है और बंद हो जाती है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट से शराबबंदी हटा देंगे। भाई वादा करना, झूठा वादा करना, ये तो बेकार बात है ना। इसने हमारे युवा वर्ग को करीब करीब समाप्ति के कगार पर ला दिया है। तो इसलिए इनको भी तो कहीं ना कहीं जवाबदारी इनकी भी तो बनती है ना। श्रवण सीएम से रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं वो लोग। अब नीतीश जी को खुद ही अब कहना चाहिए कि भाई कोई और संभाल लो। लालू जी की जो वो खासियत थी कि वो जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते थे, शायद तेजस्वी जी कहीं पीछे रह रहा है। उभरते हुए बहुत अच्छे युवा नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं। कमरे में बैठकर खुद ही डिसीजन ले लिया जाता है। जनता कहाँ गई? हर चीज के पीछे एक सोची समझी नीति है। पीएस की नौकरी छोड़ी बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके खिलाफ तो एक हमारा उम्मीदवार हो गई। हो सकता है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ रहे हो। कि आपकी विचारधारा क्या है? एक बार नहीं 100 बार अगर दल बदलना पड़ेगा तो 100 बार दल बदलूंगा। उदय सिंह मतलब क्या? सीएम कैंडिडेट? इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें कोई दो मत नहीं। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या आपकी फंडिंग अमित शाह जी दे रहे हैं, अडानी जी दे रहे हैं, डीके टैक्स से आती है, या नीतीश कुमार जी देते हैं? सदस्यता आपने नहीं लिया कभी? पूछूंगा आज शाम को प्रशांत जी की, उन्होंने भी फॉर्मली सदस्यता ली है कि नहीं। आपके और पप्पू यादव के बीच मतलब वर्चस्व की लड़ाई हम देखें तो अभी 3 दिन पहले मैंने उन्हें दिल्ली से बहुत डांटा है। 4 दिन पहले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। फिर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बिहार सहित देश के जाने माने राजनीतिक परिवार से आने वाले एक खास शख्सियत, जिनका नाम है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। हालांकि यह किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। उदय सिंह जी 2 बार पूर्णिया से लोकसभा के सदस्य रहे। इनकी मां 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पिताजी बड़े सिविल सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं। बहन भी सांसद रह चुकी हैं। बड़े भाई आईएएस और उसके बाद सांसद सहित और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनेताओं और बड़े अधिकारियों को गढ़ने वाले एक संभ्रांत परिवार से आने के साथ साथ उदय सिंह की खुद की पहचान भी एक दमदार नेता, कड़क मिजाजी और सरल स्वभाव के साथ साथ स्वच्छ स्पष्ट व्यक्तित्व वाले इंसान के रूप में की जाती है। सबसे पहले न्यूज हाट में आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। न्यूज हाट पे आने में मुझे बहुत प्रसन्नता है। सर, हाल ही में आपको जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, इसीलिए सवाल भी सर्वप्रथम यहीं से। मेरा सबसे पहला और सबसे सरल सवाल यही है सर आपके लिए कि आमतौर पर पार्टियों में ये देखा जाता है कि सबसे पहले पार्टी बनती है, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनते हैं। अध्यक्ष बनते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर कार्यकर्ता बनते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर और कोई काम होता है। लेकिन आपके केस में, जनसुराज के केस में ठीक उल्टा हुआ। पहले पार्टी बनी, कार्यकर्ता बने, चुनाव भी लड़ लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, तब अंतिम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मतलब क्या है सर? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, आपके तो प्रश्न में ही उत्तर है। जनसुराज सब कुछ उलटने आई है, इसलिए उल्टा करती है। देखिए, जनसुराज एक पार्टी बनने नहीं शुरू हुई थी। जनसुराज एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, और जब लोगों की तरफ से ये आवाज़ आने लगी कि एक पार्टी बननी चाहिए, तब जनसुराज एक पार्टी बनी। और पिछले 2 अक्टूबर को इस पार्टी की विधिवत घोषणा की गई। उसके पीठ पे ही आम चुनाव, ये उपचुनाव आ गए। हमारे सामने 2 विकल्प थे, 2 रास्ते थे। एक कि हम ना लड़ें क्योंकि तैयारी उस तरह से नहीं है। दूसरा था कि जब राजनीतिक दल कि हमने घोषणा कर दी है तो हमें लड़ना चाहिए, तो हम लड़ने चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत परफॉर्मेंस ख़राब था। मेरा मानना है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक जगह हम 2 नंबर पे आए, और अगर सामूहिक रूप पे देखा जाए तो करीब 10% हम वोट ले आए। तो एक 8 दिन पुरानी पार्टी से इससे ज़्यादा अपेक्षा रखना
तो मेरे ख्याल लोगों के लिए उचित नहीं है। जहाँ तक रह गई मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात, जन स्वराज अभियान की शुरुआत प्रशांत जी के साथ मैंने और हमारे कुछ मित्रों ने किया था, इसलिए मैं जन स्वराज के साथ शुरू से जुड़ा हुआ था। आपने जैसा कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज़ी से एक पार्टी का गठन भी हो गया, हर जगह कार्यकर्ता बन गए। हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित और जानकार सम्मानित मनोज भारती जी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आने लगा, सब लोगों को ये लगा होगा, उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन सब लोगों को लगा होगा कि शायद जन स्वराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूँ सभी लोगों का जो पार्टी के बड़े हैं, पार्टी के कोर कमेटी में हैं, उन लोगों का ये निर्णय कि वो मुझे कहें कि इस दायित्व को मैं संभालूं। तो जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि मैं तो हूँ ही जन स्वराज में, और अगर आप सोचते हैं कि इस जगह पर आकर मैं कुछ पार्टी के लिए योगदान और अब विशेष कर सकता हूं, तो मैं तैयार हूं, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। इसमें कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, आपने कहा था कि दिल्ली में जन स्वराज की अवधारणा बनी। किसी इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, दिल्ली में आप लोग एक जगह बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, प्रशांत किशोर जी और आप या और भी कई लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो पूरी कहानी क्या है सर? जन स्वराज बनने की अवधारणा के पीछे की कहानी क्या है? वो क्या पल थे? कहानी इसमें भी कोई रहस्य नहीं है, ये भी कई जगह लोगों ने इसको बताया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक जाने माने राजनीतिकार रहे हैं और बहुत जगह इन्होंने काम किया है। बीजेपी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, दक्षिण में बहुत लोगों के काम किया, पंजाब में काम किया। लेकिन जब ये बंगाल गए तो उसके पहले इनके दिमाग में ये बात आई थी कि मैं सबके लिए जब काम कर रहा हूँ और सब जब उस जगह पे पहुँच रहे हैं, तो जो हम लोग वादा करके लोगों के विश्वास को प्राप्त करते हैं, जो भी कारण से हो, वो वादा को उस रूप में पूरा नहीं किया जाता है। और ये बात तो बीजेपी के केंद्र सरकार से ही शुरू हो गई थी कि जो चीज़ों की कल्पना की गई थी वो चीज़ उस तरह नहीं हो रहे थे। तो प्रशांत जी के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम अपने राज्य में, बिहार में, जहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ क्यों ना कोशिश की जाए। और इसी कारण उन्होंने बंगाल में ही ये बात को सार्वजनिक कर दिया था कि बंगाल का चुनाव राजनीतिकार के तौर पे उनकी आखिरी है और इसके बाद ये काम वो नहीं करेंगे। उस समय उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये बता दिया था कि जो काम कर रहे थे वो नहीं करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि मैं प्रशांत जी को नहीं जानता था, लेकिन दिल्ली एक कॉमन जगह है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और लोग भी दिल्ली में रहते हैं। प्रशांत जी भी उस समय फिर दिल्ली में रहने लगे थे कुछ दिनों के लिए। तो दिल्ली में अक्सर मुलाकात होती थी, कभी उनके यहाँ कभी मेरे यहाँ, और हम लोग ये अक्सर चर्चा किया करते थे कि बिहार में आखिर करना क्या है। तो अंतोगत्वा ये निर्णय हुआ कि बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से खोए हुए हैं या सोए हुए हैं, खोए भी हुए हैं और सोए भी हुए हैं। उनमें वो जागृति नहीं है जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि बिहार के पान के दुकान पे भी जो पान खा रहा होता है वो भी राजनीति जानता है और राजनीति करता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर ये सच्चाई होती तो आज 35 वर्षों से उसके साथ जो घटी है वो नहीं घटती। उसने अपने राजनीतिक सोच का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, और हम लोग चाहते थे कि उसको एक मैसेज दें, एक बार उसको समझाएं कि वो क्या खो रहा है और क्या उसको नहीं मिल रहा है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये राजनीतिक दल का तो काम है नहीं, ये तो किसी फाउंडेशन का काम है या किसी अभियान का काम है या किसी आंदोलन का काम है, जागरूकता करना। तो ये डिसाइड हुआ कि साहब चलिए एक बार बिहार में ये प्रयास किया जाए, और हम जितने लोग बैठे थे उसमें से सबसे उत्सुक और सबसे स्वस्थ और सबसे फिट इस काम के लिए प्रशांत जी थे। तो उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूँगा,
तो हमने उनको कहा कि जिस तरह से हम लोग इसकी अवधारणा कर रहे हैं कि पैदल गांव-गांव जाकर करना है, तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। इस चीज की रूपरेखा वहीं पर बन गई। हाँ, बन गई थी कि गांव-गांव जाना है, गांव-गांव घूमना है। फिर हो गया कि कौन सी तिथि को शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, फिर रूट मैप बन गया। थोड़े पहले चलते हैं, मतलब आपकी मुलाकात प्रशांत जी से पहली बार कब हुई थी और पॉलिटिकल बातचीत कब शुरू हुई? नहीं, पहली बार तो तब हुई थी जब मैं 2019 का शायद चुनाव हार गया था। तो प्रशांत जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हार गए? मैं कांग्रेस में था। तो मैंने कहा भी इसके जिम्मेदार तो आप हैं क्योंकि आप उधर थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग तो वहाँ सोच के बैठे थे कि आप हम लोगों ने 2 सीटें मानी थी कि हम लोग नहीं जीत रहे हैं, और पूर्णिया तो हम लोग मान के चले थे कि आप जीतेंगे, लेकिन आप कैसे नहीं जीते? मैं कहा अब ये छोड़िए, कैसे नहीं जीता, क्यों नहीं जीता, क्यों जीते नहीं जीते वो छोड़िए, उसको करने की जरूरत। तो इसकी अवधारणा वहीं बन गई थी। और प्रशांत जी को जानने वाले, क्योंकि आईपैक जब उनके साथ था तो आईपैक में लड़के थे, लोग थे, तो उन लड़कों से सलाह लेकर उन लड़कों को यहाँ भेजकर फिर एक पूरी रूट मैप बनी कि वो कहाँ जाएंगे। अब ऐसे अंधेरे में थोड़ी कहीं पैरा ड्रॉप कर लेंगे और वो घूमेंगे। तो पूरी व्यवस्था के साथ उन्होंने घूमना शुरू किया। उस टीम में कौन कौन था? मतलब जब बातचीत हो रही थी तो आप थे, प्रशांत जी थे, और जैसे पवन वर्मा जी थे, जो जेडीयू के सांसद भी रह चुके हैं, पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। वो प्रासंगिक नहीं है कि उनकी चर्चा हो। तो जब ये सिलसिला चला और प्रशांत जी जो बोलने लगे, तो इसके पहले तो ये पब्लिक स्पीच वगैरह नहीं देते थे, ये कोई राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन इनके बोलने का तरीका क्योंकि इतना स्पष्ट और सच और सही, तो वो लोगों में वो उसकी ट्रैक्शन आने लगी। और जब लोगों में ट्रैक्शन आने लगी तो 3-4 जिलाओं करने के बाद ये बात निकल के आई कि अब लोग पूछने लगे कि साहब ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो जाहिर सी बात हो गई कि भाई इसको एक राजनीतिक दल में परिवर्तित करना है या राजनीतिक दल भी बनाना है। तो 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल की घोषणा हुई और तब से ये एक दल के एक तरह काम कर रही है। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि देखिए 2 मई 2021 को प्रशांत किशोर ने रणनीतिकार का अपना जो पद था वो छोड़ा। 2 मई 2022 को पीके का ट्वीट आता है, असली मालिक जनता के पास जाने और जनसुराज जन सुशासन के रास्ते पर चलने का समय है। और 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी लॉन्च हो गई। ये 3 कंडीशन 2021, 2 मई 2022 को ट्वीट करते हैं और पार्टी लॉन्च होती है। इन तीनों मतलब सिचुएशन में आपके साथ क्या इंटरेक्शन हुआ था प्रशांत किशोर का? ये कुछ याद है आपको? क्यों नहीं याद है? 2 मई जब उन्होंने किया था उस समय हम लोगों की इसकी बात नहीं हुई थी। उनके मन में ये बात आ गई थी कि उनको क्या करना है। उसके बाद जो तिथियां आपने लिख के रखी है उन तिथियों के बीच में ये बातें हुई। लेकिन ये बहुत आपने लिखा है, आपने खोजी पत्रकारिता की है, लेकिन ये डेट कोई मतलब नहीं रखते। होना था, ये हुआ। बताइए। आगे चलते हैं। अब जनसुराज की अवधारणा तो आप लोगों ने मिलकर बना ली, गांव-गांव प्रशांत किशोर जाने लगे और प्रशांत किशोर के स्पीचेज अच्छे लगने लगे, लोगों को पसंद आने लगे, लोग जब उनको चाहने लगे और ये निकल के आने लगा कि एक विकल्प चाहिए, तब पार्टी का गठन होता है। उस पूरे परिदृश्य में आप बैकग्राउंड में थे? बिल्कुल जनसुराज के बैकग्राउंड, बिल्कुल जनसुराज के हर चीज में मैं था। सदस्यता आपने नहीं लिया कभी पार्टी में? मेरी सदस्यता वैसे तो है टेक्निकल ढंग से, लेकिन जो व्यक्ति उसकी सोच में ही हो उसकी सदस्यता का मालूम मैं पूछूंगा आज शाम को प्रशांत जी की, उन्होंने भी फॉर्मली सदस्यता ली है कि नहीं। हम लोगों को मेरे ख्याल से इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूर होगा, सदस्यता तो होगा ही। हाँ। सोच बड़ी मायने रखती है क्योंकि आप ही लोगों के सोच से ये शुरुआत हुई थी, ये आप बताना चाह रहे हैं। जी। एक चर्चा यह भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उदय सिंह ही क्यों, प्रशांत किशोर क्यों नहीं और दूसरे लोग क्यों नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि फंडिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है पार्टी बनाने में, तो उदय सिंह एक बड़े संभ्रांत परिवार से हैं, एक बड़ी लेजेसी गेन करते हैं, तो इस वजह से भी उदय सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जरूरी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्यों
बना हूँ या लोगों ने क्यों बनाया है, इसका उत्तर मैं तो नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव किया और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मुझे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। रह गई बात फंडिंग की, और राजनीतिक दलों को पेट में इतना दर्द क्यों होता है कि फंडिंग मैं दे रहा हूँ या कोई और दे रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है? आप लोग ये सवाल बीजेपी वालों से कभी पूछते हैं कि आपकी फंडिंग अमित शाह जी दे रहे हैं, अडानी जी दे रहे हैं, मोदी जी खुद ले आते हैं? आपने कभी जेडीयू से पूछा है कि आपकी फंडिंग डीके टैक्स से आती है या नीतीश कुमार जी देते हैं? आपने कभी आरजेडी से पूछा? तो ये सवाल बार बार घूम के जनसुराज पे क्यों आता है? ये इस सवाल का बिहार के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? या तो जेडीयू कहे, बीजेपी कहे, आरजेडी कहे कि वो जो भी करते हैं राजनीति में बिना पैसों के करते हैं, या वो कहें कि गांधी जी जब अपनी सभाएं किया करते थे तो उसमें पैसे नहीं खर्च होते थे। लेकिन अगर राजनीति करने में पैसे खर्च होते हैं तो इतनी उत्सुकता क्यों? या तो अपनी बताएं कि हमारी फंडिंग यहाँ से आती, तब हम भी बताएंगे हमारी फंडिंग कहाँ से आती है। उदय सिंह देते हैं या कोई और सिंह देते हैं, इसकी कि क्या मतलब है इसका? तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना सवाल बनता है, ना किसी को पूछना चाहिए। लेकिन आप लोगों का काम है पूछना है, पूछिए। लेकिन मेरा उत्तर यही होगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आप जनसुराज क्या करने आई है ये पूछिए, ये इसका जवाब दूंगा। और विरोधी दल के लोग अगर ये पूछें कि जनसुराज हमसे कैसे अलग है, तो जनसुराज उसका जवाब देगी। लेकिन जनसुराज को फंडिंग कहाँ से है? तो एक वैन के पीछे पड़ गए थे। उस वैन में क्या था? एक शौचालय थी। मतलब विपक्ष को यहाँ पे, या जो सत्तारूढ़ दल भी है, उसकी सोच एक शौचालय में जाकर रुक जाती है और बंद हो जाती है। जब सोचिए, और ये बिहार को चलाने चाहते हैं कि एक आदमी गांधी मैदान में अल्प शौच के लिए कहाँ जाएगा, उसकी चर्चा टेलीविजन पे चलती है। इसके बजाय कि बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो जाए, वो चर्चा नहीं। तो वो वैन किसका था? हमने पता कर लिया है कि वह आजकल चला हुआ है कि मैं 12वीं पास हूं। तो मैंने कब क्लेम किया कि मैं एमए हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में? कब क्लेम किया? लेकिन जिसको मेरे से जिस बात पे आके बात करनी, जरा करके देखे। तो ये जो चीजें प्रासंगिक नहीं होती हैं उस पे क्यों फोकस करते हैं ये लोग? प्रासंगिक बातों पे फोकस करें, कोई मुद्दे की बात करें तो अच्छा भी लगेगा। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं एक दूसरे। चलिए, देखिए, एक चर्चा यह भी है कि आपकी मां 2 बार सांसद रही हैं कांग्रेस से, आप खुद भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रहे हैं, बड़े भाई एनके सिंह जदयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं, बहन भी आपकी श्यामा प्रसाद कांग्रेस से सांसद रही हैं, श्यामा सिंह माफ कीजिएगा। तो सवाल यह भी है कि आपकी विचारधारा क्या है, कौन सी विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? एक सवाल विश्वसनीयता को भी लेकर चल रहा है कि आपने भी तो मतलब जब टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया टिकट के लिए, तो विश्वसनीयता का क्या? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये पूछ लूं कि ये प्रश्न पूछने वाले कभी आईना वायना देखते हैं कि नहीं? अपनी पृष्ठभूमि देखते हैं कि नहीं? और पृष्ठभूमि देखकर अगर पूछ रहे हों तो फिर शर्म नाम की उनको चीज़ नहीं होगी। चलिए मैं अपनी जवाब देता हूँ। मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में 2004 के चुनाव लड़ने की के लिए लगा हुआ था, और क्योंकि शुरू से कांग्रेस मुझे टिकट देते आ रही थी, इसलिए टिकट पे मेरे कोई प्रश्न था ही नहीं। चुनाव के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक सज्जन जो अभी पूर्णिया के सांसद हैं, अब ये मैं स्वर्गीय रामविलास जी की बताई हुई बात कहता हूँ कि रात के 12 बजे होटल के लॉबी से रामविलास जी एक मीटिंग के बाद निकल रहे थे, तो ये श्रीमान गए और उन्होंने पाँव छू कहा कि हमने अपने दल की, उनके पास कोई दल वल था, हमने उसका विलय कर दिया है आपके दल से। तो रामविलास जी ने मुझे जो कहा और मेरे घर पे कहा बाद में कि भाई उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जब, और पप्पू यादव वहाँ के वर्तमान उस समय सांसद थे, तो जब घटक दल का एक व्यक्ति जो सांसद हो एक पार्टी में आ जाए, तो मुझे लगा कि साहब
अब मेरी पार्टी को मुझे यहाँ टिकट देने में किसी से छीनना पड़ेगा, अपने घटक दल से वो सीट छीननी पड़ेगी। मैंने कांग्रेस से पूछने की कोशिश की लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, तो मैंने ऐलान कर दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता की एक तरफा ये मांग थी कि आपको लड़ना है। काफी लोकप्रिय आप उस क्षेत्र में। वो छोड़िए, वो तो जनता की मेहरबानी है। तो जब मैंने ये कर दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, तो मुझे एक टेलीफोन आया कि आपसे प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय वाजपेयी जी मिलना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा चकित भी हुआ, लेकिन मैं गया मिलने। तो एक फूलों का गुलदस्ता ले गया, उनको दिया, उन्हें बिठाया, नाश्ता कराया, सब कुछ किया, इधर उधर की बातें की। फिर उन्होंने कहा कि सुना है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं निर्दलीय। तो मैं कहा जी। तो मैं कहा साहब हमारी पार्टी में क्या खराबी है? देश का प्रधानमंत्री एक अदने से आदमी से पूछ रहा हो कि हमारी पार्टी में क्या खराबी है, तो मेरा क्या उत्तर होना चाहिए था? लेकिन फिर भी मेरा उत्तर ये नहीं था कि मैं लड़ूंगा आपके यहाँ से। मैंने कहा मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। और फिर मैं गया, पूर्णिया गया, और ख़ास करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों से पूछा। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं आप कहाँ से लड़ते हैं, आप लड़िए और हम आपके साथ। तो विधिवत फिर मैं बीजेपी में आया और चुनाव लड़ा, और जनता के सहयोग से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं वहाँ सांसद बना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में शुरू में 2011 में लोकसभा में कम ही लोग, जो उस समय के सांसद थे, कम ही लोग बहुत आतुर या उत्सुक थे, और बहुत लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कम लोग थे जो इस पक्ष के थे कि नहीं, अब आदरणीय मोदी जी को ही आगे हम लोग को करना चाहिए। उसमें आदरणीय राजनाथ जी भी थे, मैं भी था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो हम लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग कर सकते थे वो किया, इस भरोसे किया कि देश में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, और आदरणीय मोदी जी हो जाएंगे तो वो सारे परिवर्तन हो जाएंगे। मोदी जी बन गए। मैं 2014 का चुनाव हार गया। चुनाव हारने के पीछे कारण ये था कि मैंने 2012 में सांसद रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ एक उसको आप पार्टी विरोधी कहिए, लेकिन मैं तो उसको जनता के पक्ष में कहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक बड़ी रैली की थी, और उस कारण से नीतीश जी बहुत खफा थे, नाराज़ थे। और नीतीश जी क्योंकि बीजेपी से उस समय अलग थे, इसलिए उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर आप एक सांसद को हराना चाहिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खैर मैं चुनाव हार गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टी में था। ये गलत धारणा है लोगों का कि क्योंकि मुझे 2019 में टिकट नहीं मिल रहा था और जेडीयू के साथ थे, या बाद में आ गए थे बीजेपी वाले, तो मैंने पार्टी छोड़ दी, ये बात नहीं थी। 2016 के बाद अगर आप बीजेपी के राह को देखिएगा तो उस राह में एक परिवर्तन दिखेगा। जो हम लोगों की बात मोदी जी से होती थी उसमें कहीं से भी, और जो मैं 10 वर्ष सांसद था वहाँ भी बीजेपी में कभी ये मुसलमान विरोधी बातें नहीं हुआ करती थी, और बल्कि सबके विकास की बात एक जैसे होती थी। लेकिन 2016 के बाद शायद बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों को ये लगा हो कि इससे करने से, उधर को झुकने से कुछ अच्छा होगा, तो मैं असहज होने लग गया था, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी अपने अक़लियत समाज से। उसके मैं वोट बैंक की चिंता नहीं करता, वोट आए जाए नहीं आए उससे मैं वोट बैंक की तरह नहीं देखता उनको। वो मेरे अंग हैं, वो मेरे समाज के अंग हैं, इसलिए मैं कभी अपने मुसलमान भाइयों को कोई अलग नहीं समझता। वो उतने ही उस जगह के हैं जितना कोई हिंदू है। और मेरे कार्यकाल में 10 वर्षों में उस पूरे इलाके में, पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल के इलाके में, जैसा मुझे लोग कहते हैं, हमारे मुस्लिम समाज में ये बहुत बड़ी तसफ़ी की बात थी उनके लिए कि हमारे पास उदय सिंह हैं जो हैं बीजेपी के, लेकिन ये हमारा अहित नहीं होने देंगे। अहितों का ख्याल रखना थोड़ा सा अपने आप को बहुत बड़ा मान लेना है, लेकिन हमारा अहित ये किसी तरह से नहीं होने देंगे, वो मैंने नहीं होने दिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने
बदल रही है। और मैं असहज हो गया तो 2017 या 18 में इसी घर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये विस्तार से रीज़न देकर मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ दी तो कांग्रेस से बुलावा आ गया तो मैं कांग्रेस चला गया, क्योंकि वो तो मेरा घर था। तो मैं घर वापस चला गया और मेरे पूरे खानदान कांग्रेसी थी और कांग्रेस में था। 2019 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला, मैं नहीं जीता। नहीं जीतने के कारण, प्रमुख कारण उस समय जो बालाकोट के बाद जो भी देश का मूड रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उसी कारण मैं नहीं जीत पाया। 2024 तक मैं कांग्रेस में ही था। विचारधारा वाला मेरा विचारधारा तो है ना, तो मेरी विचारधारा जो है वो जनता के हित है। अगर वो पार्टी कुछ ऐसा कर लेगी जो इससे जनता का हित होगा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। एक बार नहीं, 100 बार अगर दल बदलना पड़ेगा तो 100 बार दल बदलूंगा। क्योंकि 2004 में कौन बदला था? कांग्रेस। 2024 में कौन बदला? फिर वही सज्जन अपनी पार्टी का विलय कर लिए या नहीं कर लिए, वो आज तक मिस्ट्री है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने घर को नहीं रख सकती तो मैं वहाँ रह के क्या करूँगा? तो इसमें मेरी विचारधारा कहाँ से गलत हो गई? तो कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा देखे ना, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा देखे ना। मैं तो वहीं हूँ जहाँ था। जनता का हित, आज भी जनसुराज में जनता का हित। पप्पू यादव को कोट कर रहे थे एक दो जगह आप। आपके और पप्पू यादव के बीच मतलब वर्चस्व की लड़ाई हम देखें तो 88-89 से है, जब वो सांसद थे और आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा और श्री पप्पू यादव जी के विषय में मैं और कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ, सिवाय इसके कि वो आज हमारे सम्मानित सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, वो मेरे भी सांसद हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि पूर्णिया का जितना वो हित कर सकें, इसलिए उनके बारे में और कोई सवाल नहीं लूँगा, ना उसका उत्तर दूंगा। उन दो जगह जो मैंने उनकी चर्चा की, क्योंकि वो प्रासंगिक था, क्योंकि मैंने पार्टियों को क्यों छोड़ा, 2 बार कांग्रेस क्यों छोड़ा। एक चर्चा है उनके और आपके बारे में, कंटेम्पररी इसलिए पूछ रहा हूं, आप सवाल चाहे तो पास भी कर सकते हैं। चर्चा यह है कि भले ही पुराना कितना भी रहा हो आप दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं इंटरनली आपने उनका मदद किया। ये अब लोग गलतफहमी करते हैं। देखिए, मैं वहाँ का पूर्व सांसद रहा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे पूर्णिया के लोग जानते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। 3 मुख्य उम्मीदवार वहाँ इस चुनाव में थे। एक आरजेडी की तरफ से थे, एक जेडीयू के थे और श्री पप्पू यादव थे। तीनों ने ये उचित समझा कि वो आके मुझसे मेरी शुभकामना मांगे, तो तीनों आए अलग अलग समय पर और मैंने तीनों को शुभकामनाएं दी। तो इसलिए ये कहना कि मैंने एक को मदद कर दिया या दूसरे का नुकसान कर दिया, ये गलत है। मैंने आशीर्वाद तो सबको दिया, आशीर्वाद तो मैं सबको दूंगा। अगर मेरे से कोई आशीर्वाद मांगेगा और उम्र में खास करके अगर छोटा होगा तो आशीर्वाद ज़रूर दूंगा, अवश्य दूंगा। मैं उस चुनाव में मेरी कोई सहभागिता थी ही नहीं, इसलिए किसी की मदद करने या नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक सवाल और सभी के जिहन में है और बड़ा गंभीर सवाल है। जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, मतलब क्या? सीएम कैंडिडेट? इससे ज़्यादा गलतफहमी हो ही नहीं सकती है। कहीं दूर दूर से इसका बात। देखिए, पहली बात, बिहार की जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अगर हम वहाँ पहुँचे कि हमें सीएम के लिए अपना उम्मीदवार चुनना होगा तो हमारे नवनिर्वाचित जो विधायक होंगे वो चुनेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आज की तारीख में सबसे पहले कौन किसको बनना चाहिए, जाहिर सी बात है वो प्रशांत किशोर हैं। क्योंकि अगर जनसुराज की पहचान हो रही है कहीं तो उसके सूत्रधार कौन है? प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर सीएम कैंडिडेट, एज ए सीएम कैंडिडेट उनको देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखता, क्योंकि आपका अगला प्रश्न यही होता कि अगर आज बनना हो तो किसको होगा। अगर आज बनना हो तो मेरी पार्टी में सबसे प्रखर चेहरा कौन सा है? प्रशांत जी हैं। और जब मुझे वो ईश्वर वो दिन दिखलाएगा कि हम लोगों के पास इतने सदस्य होंगे कि हमें अपना सीएम बनाना है, तो वो सदस्य बताएंगे कि किसको उनको सीएम के रूप में चाहिए, वो सीएम बनेगा।
मुझे तो नहीं लगता है कि लड़ेंगे, लेकिन इस पे हमारी चर्चा अभी नहीं हुई है विस्तार रूप से। पार्टी कहेगी तो लड़ना पड़ेगा उनको, अगर हम लोग सब कहेंगे तो उनको लड़ना पड़ेगा। तेजस्वी के खिलाफ तैयारी मतलब जन स्वराज 243 सीटों पे लड़ेगी। तो जहां से अगर तेजस्वी जी लड़ रहे होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता वो लड़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन लड़ रहे होंगे तो उनके खिलाफ तो एक हमारा उम्मीदवार होगा ही। हो सकते हैं वो उम्मीदवार। नहीं, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा। प्रशांत जी क्यों जाएंगे वहां लड़ने के लिए? अगर प्रशांत जी को हम लोग कहेंगे और प्रशांत जी जिस चीज को तैयार होंगे तो हम देखेंगे कि प्रशांत जी का लड़ना कहाँ से उचित होगा। हो सकता है वो तेजस्वी जी का हो सकता है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ रहे हो। ये कहना कैसे, ये तो संभव नहीं है। अब थोड़ा जनसुराज पार्टी से संबंधित कुछ नीतिगत चर्चा है वो कर लेते हैं। देखिए, एक आम जो चर्चाएं हैं कि एक पार्टी के तौर पर हर समय जनसुराज ने पलटी मारी है। पार्टी के गठन की बात कर लिया जाए, पार्टी का गठन लॉन्चिंग पूरा किया गया, मैं भी उस लॉन्चिंग में था, लेकिन बाद में पता चला कि लॉन्चिंग पहले ही हो चुका था, पहले ही गठन हो चुका था पार्टी का। उसके बाद फैसला लेने वाली बात है, अध्यक्ष की बात हो, दलित अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजपूत समाज के, सवर्ण समाज के आप खुद बन गए। और भी कई चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि जनसुराज ने कहा था कि हम जनता से पूछकर फैसला लेंगे, लेकिन कमरे में बैठकर खुद ही डिसीजन ले लिया जाता है। जनता कहाँ गई बीच में? ये न्यूज़ हाट के आप लोग क्या किसी जगह से क्वेश्चंस लेके आते हैं क्या? क्योंकि यही सवाल मैंने सुना है कुछ टटपुंजियों नेता को पूछते हुए। जनसुराज एक ऐसा आकर्षित नाम है कि कोई भी सूझबूझ वाला आदमी अगर जनसुराज अभियान शुरू करेगा तो उसको ये सूझबूझ होनी चाहिए कि कोई ना कोई आदमी जाकर जनसुराज पार्टी के नाम से एक पार्टी रजिस्टर करवाएगा और फिर उसके बाद हम उसकी चक्कर लगाएंगे कि जनसुराज पार्टी हमें दे दीजिए। तो अगर जनसुराज पार्टी बन के तैयार थी और सार्वजनिक नहीं की जा रही थी, उसके पीछे ये कारण था कि हमारी सोच ही नहीं थी उस समय में कि हम पार्टी बनाएंगे। जिस समय आवश्यकता हुई उस समय पार्टी आ गई। आपका दूसरा प्रश्न और भी संवेदनशील है कि हम पलटी मार गए जाति पे। एक स्ट्रक्चर राज्य के लिए है और राज्य की स्ट्रक्चर में ये निर्णय हुआ था कि हम सब समुदाय और सब जातियों को समय के अनुसार उनके अध्यक्ष बनाएंगे। और हमने कहाँ से शुरू किया? हमने दलित समाज से शुरू किया। लेकिन जब राष्ट्रीय ढांचा बनने पे आया तो हमने उसी चीज़ को उलट दिया। तो वो कहाँ से शुरू होगा? राज्य में सबसे निचला नंबर पे कौन आएगा? सवर्ण आएगा। तो राष्ट्र में क्या हुआ? सबसे पहले सवर्ण आ गया, सबसे नीचे कौन आएगा? दलित आएगा। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक समन्वय है, ये कॉम्बिनेशन बना? तो जो क्वेश्चन आपको आपके माध्यम से पूछवा रहे हैं, उनको कहिए थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। ये कहने के पहले कि राजपूत को बना दिया और दलित को बना दिया, हर चीज़ के पीछे एक सोची समझी नीति है। हम लोग देखिए चाहते हैं सर, कोई प्रोवोक करने का प्रयास नहीं है, हम चाहते हैं कि हर कंफ्यूजन दूर हो जाए जनता के मन। इसको प्रोवोकेशन के तौर पे ले रहा हूँ क्योंकि यही सवाल मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना था। चलिए आगे चलिए। ठीक है, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई, लेकिन देखिए आपके पार्टी के कई नेता हैं। मोनाजिर हसन चले ही गए, देवेंद्र यादव, सीताराम यादव, रामबली चंद्रवंशी, ये लोग नाराज बताए जाते हैं पार्टी में गतिविधियों में, मतलब हमेशा। आनंद मिश्रा चले ही गए, तो अब वजह क्या है? पुराने पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं और आईएएस की फैक्ट्री बनती जा रही है। मोनाजिर हसन साहब का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद्रवंशी जी का आपने नाम लिया तो आपको किसने कह दिया कि वो नाराज़ हैं? वो हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण काम में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आपने बात किया कि लोग आकर चले गए। देखिए, एक नई पार्टी बनी है, जल्दी में बनी है। बहुत लोग बहुत सी धारणा मन में रख कर आते हैं। यहाँ जब आते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि भाई हमारा यहाँ पे ये मकसद सिद्ध नहीं होने वाला है, तो चले जाते हैं। और जाने के समय में कुछ ऐसी बयान भी दे देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सज्जन तो गए थे ये कहते हुए कि यहाँ टिकट बिकता है। मेरे समझ में नहीं आया कि अभी हमने कौन सी टिकट किसको दे दिया
जो उसको बेच लिया और ख़रीद लिया किसी ने। तो जिसको जो मन में आता है कहता है, लेकिन लोग स्वतंत्र हैं आने के लिए, जाने के लिए, इसमें कोई बात नहीं है। एक नाम जो आपने लिया उसकी ज़रूर सच्चाई सामने आनी चाहिए। आनंद मिश्रा जी आए और फिर सुना कि चले गए। वो उनका जाना भी मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे एक रहस्य बन गया, क्योंकि 15 दिन तक ये होता रहा कि वो चले गए हैं, जा रहे हैं, चले गए हैं, जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि जा रहे हैं। जो भी है, सवाल है कि उन्होंने बयान दिया कि मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न तो उनसे है कि आपको फिर रास्ते में जनसुराज कहाँ दिख गया? और अगर आप जनसुराज में आ गए तो हमने आप में एक क्षमता देखी और हमने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हमने आपको अपना युवा अध्यक्ष बनाया और युवा विंग किसी भी पार्टी के लिए, खास करके नए पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो यहाँ आए और फिर नाराज़गी जाहिर करने लगे कि मैं हाथी का दांत दिखलाने वाला नहीं हूँ, डिसीजन कोई और लेता है। मान लीजिए कि मैं उनको समझाऊं कि आईपीएस की नौकरी ऐसे की जाती है, तो मुझे क्या कहेंगे? जो उचित होगा उनका कि साहब आईपीएस में मैं था तो आप मुझे बताएंगे कि आईपीएस कैसे करता है। उसी प्रकार से वो राजनीति में अब आए तो यहाँ उनको जो राजनीति में लोग रहे हैं वो नहीं उनको बतलाएंगे। उनको तो खुश होकर उसे ग्रहण करना चाहिए था कि मुझे कुछ सीख मिल रही है। मैं अपने मालिक को अगर ड्राइवर बनाना चाहूँ और उसको कहूँ कि गियर कब बदलना है और ब्रेक कब बदलना है और वो कहे कि नहीं आप मुझे नहीं बताएंगे, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा ना, मैं भी मर जाऊँगा, वो मर जाएगा। तो आनंद मिश्रा जी को मेरे ख्याल से मानसिक स्थिरता उनमें कम है अभी, और जहाँ भी जाएँ शुभकामना उनके साथ आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से करने से ज़रा दिक्कत होती है। और बताएं। वही था मेरा कि जो लोग भी पार्टी छोड़कर गए हैं या जो लोग नाराज़गी की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि एक डिसीजन वाली बात तो आपने खुद कह दी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक टीम है, जो प्राइवेट टीम है, जो वो ट्रीट करती है, वो पार्टी चलाती है, वो डिसीजन लेती है। जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो फ्री फील नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बना हूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं बनने वाला हूँ, और ये ईमानदारी से सच्चाई से बोल रहा हूँ। आपसे तो इंटरव्यू होता रहेगा, मैं गलत बयानी नहीं करता। आपके बारे में ये बातें कही भी जाती है कि आप कभी झूठ नहीं। हाँ, नहीं बोलता हूँ। तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हूँ। इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें 150 लोगों ने, किसी ने मेरा नाम प्रस्ताव किया, 150 लोगों ने कहा कि नहीं उन्हीं को बनाना है। फिर मैं बना तो कौन सी क्लोज ग्रुप ने ये डिसीजन ले लिया? क्लोज ग्रुप तो तब ले लेते कि प्रशांत जी वहाँ बैठते, मैं वहाँ बैठता और वो कहते भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, मैं कहता हाँ बन गया। तो अब और क्या किया जाए? कोई प्रमाण तो दीजिए ना। वो खुले में घूम रहे हैं, 500 लोग उनके साथ घूम रहे हैं, कौन सा कमरा, कौन सी अलग में बात, ये इसमें कोई दम नहीं। साहों की बहुत ज़्यादा भीड़ है आपके पार्टी में, तो उस पर भी आरोप लगता है कि पुराने पॉलिटिकल लीडरों को वो भाव नहीं मिलता है जो आईएएस आईपीएस को मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये पुराने लोग जो नाराज़ होते हैं, इनको अपने बारे में थोड़ा सोच के देखना चाहिए। देखिए, एक ही काम अगर मैं 50 साल तक करूँ और मैं कहूँ कि उस काम में मैं निपुण हो गया, ये गलत होगा। जो भी आईएएस आईपीएस तरह के लोग हमारे साथ हैं, वो लोग हैं जो 35 वर्षों तक एक ना एक रूप में जनता की सेवा करके, सेवानिवृत्त होकर अपना समय देने आए हैं। वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो पार्टी में वो सलाह देने आए हैं, वो हमें रास्ता दिखलाने आए हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। ये लोग जो नाराज़ हो रहे हैं कि हम बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिशियन होंगे, लेकिन फिर तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आप इतने लंबे कार्यकाल में आपने बिहार की सूरत यूँ क्यों बना दी? तो इसलिए इनको भी तो कहीं ना कहीं जवाबदारी इनकी भी तो बनती है ना। अब मुझसे कोई पूछे कि आपने 10 वर्षों में सांसद के रूप में क्या किया, तो मुझे तो ये कहना पड़ेगा ना कि मैंने ये किया या ये नहीं किया। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि उसको भूल जाओ, मैं जन स्वराज में करूँगा? अरे भाई, 10 वर्ष मैं था सांसद तो मैंने कुछ किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो ये लोग जो अभी नाराज़ हो रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो भाई आप अपने कार्यकाल का बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया है ऐसा
जो उल्लेखनीय है, जिसकी हम चर्चा करें। क्यों नहीं सुना जा रहा है इन लोगों की डिसीजन? केवल एक ही आदमी का चलेगा? कहाँ कौन ले रहा है डिसीजन? मैं तो नहीं समझता कि एक दो लोग ले रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल। कोई आए, कोई देखे कि सबकी बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर कभी चर्चा हुई है पार्टी में? बिल्कुल नहीं। इसकी देखिए, हमारे पास, अब आप ये सोच लीजिए कि एक आदमी जिसको हम कहते हैं सूत्रधार, उसके पास तो शायद ठीक से नहाने का फुर्सत नहीं है। ये इतना समय किसके पास है यहाँ बैठकर अभी? ये बड़ा सवाल है ना सर। मैं भी पत्रकार हूं, आपके ही पार्टी के कई लोगों से बातचीत होता है, आपके कार्यकर्ताओं से बातचीत होता है, तो लोगों का कहना, लोगों की असमंजस की स्थिति ये है कि 35 सालों का जो सामाजिक न्याय का सरकार चल रहा है, भले ही कुछ काम लोगों ने किया या ना किया, लेकिन सामाजिक न्याय के तहत उस सामाजिक धारा के लोगों की सरकार तो है। अब उसको एक सवर्ण सरकार से रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, सवर्ण सीएम से रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं वो लोग, उनके लिए क्या जवाब? तो बहुत आसान है कि हम अगर लोगों के आंख में धूल झोंकना चाहें तो हम किसी सवर्ण को छोड़कर किसी और को कह देंगे हमारे सीएम फेस हैं, और जैसे ये अपने वादा से पीछे हटते रहते हैं, हमारा भी समय आएगा मुझसे पीछे हट जाएंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हम तो कह रहे हैं हमारे पास कोई सीएम फेस नहीं है। सीएम फेस तब बनेगा जब जो लोग चुन के आएंगे। अच्छा, मान लीजिए हम सीएम फेस बना लेते हैं और हमें सीटें मिले 15, तो क्या करेंगे सीएम फेस का? आज मैं अपने आप को घोषित कर लेता हूँ उदय सिंह बनेंगे सीएम और मुझे मिले 10 सीटें, तो अभी मैं सीटों की तरफ ध्यान दूं या सीएम फेस की तरफ ध्यान दूं? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और इसका मतलब आप अपने संविधान पे विश्वास नहीं करते। अगर संविधान पे भी आप विश्वास करते हैं तो संविधान में तो बड़ा लिखा हुआ है कि जो नवनिर्वाचित आएंगे वो सबसे बड़ी पार्टी के एक व्यक्ति को चुनकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे। तो आप उनका हक छीन लेना चाहते हैं, पहले ही बता दें कि उदय सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, तो वो कहेंगे कि यार हमको नहीं चाहिए तुम। तो बाकी पार्टी तो भाई सत्ता में बैठने के लिए, मलाई खाने के लिए बनती है, जन स्वराज उसके लिए नहीं बन रही है। इसलिए हम वो काम आपने शुरू ही किया कि यहाँ काम उल्टा होता था, हम उल्टा ही करते हैं। हम कोई सीएम फेस नहीं है हमारा। त्रिशंकु विधानसभा अगर होता है बिहार में और आपको किसी न किसी एक के साथ जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आप आते हैं कि या तो भाजपा या फिर राजद के साथ जाएंगे तभी सरकार बन पाएगी या फिर हंग हो जाएगा असेंबली, ऐसी स्थिति के लिए 2005 में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब अगर रामविलास जी, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास जी समर्थन दे देते तो दोबारा चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। चुनाव एक बहुत खर्चीला प्रक्रिया है और बिहार या हिंदुस्तान बार बार उस खर्च को व्यय करे ज़बरदस्ती, इसकी कोई की मूंछ की लड़ाई में हम फिर से करा देंगे, ऐसी बात नहीं होगा। कि त्रिशंकु विधानसभा आती है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी हम उसकी तरफ ये देखेंगे कि आप अगर इन चीज़ों को इस तरीके से करने का वादा करते हैं तो बाहर से हम समर्थन देने की सोच सकते हैं। बाहर से अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लिख लीजिए, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? वही फिर जो मैं कहता हूँ कि गठबंधन ना मतलब ही नहीं है। वो करें वो काम और नहीं करेंगे तो समर्थन वापस। और वो शर्त ऐसे होंगे उनके लिए मानना, अगर मान गए तो बिहार का सुधार। हमारी इच्छा क्या भाई? बिहार को सुधारना है। वो आप सुधारें, मैं सुधारूं या वो सुधारूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको 35 वर्ष दिया था सुधारने के लिए, आपने तो और उसको गलत पे पहुंचा दिया। तो आप ठीक से काम कीजिए। और ऐसी अगर सिचुएशन अराइज होती है कि जन स्वराज की समर्थन से आपकी सरकार चल सकती है और बिहार राज्य पे दोबारा एक चुनाव नहीं थोपा जाएगा तो हम उस विकल्प को देखेंगे। चलिए, बहुत सारे सवाल हमने लिए, अंतिम के सर 2-3 सवाल हैं, चूंकि इंटरव्यू थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन जनता को सब कुछ बताना हमारा दायित्व है और आपसे मुलाकात हुई। अंतिम के 2-3 सवाल हैं सर। शराबबंदी एक बहुत बड़ा विषय है बिहार जैसे राज्य के लिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट से शराबबंदी हटा देंगे और उस जो पैसे आएंगे उससे पढ़ाई करवाई जाएगी।
तो क्या बिहार में अगर करप्शन नहीं रुक रहा है, बिहार में अगर अपराध नहीं रुक रहा है, तो उन सब को भी मतलब अपराध करने की छूट दे दी जाएगी, करप्शन करने की छूट दे दी जाएगी? प्रशांत जी का कहना है कि वो पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको ख़त्म करेंगे। मेरा कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 5 मिनट के अंदर शराबबंदी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि शराबबंदी से ज़्यादा हानिकारक कोई चीज़ बिहार में हुआ ही नहीं है। छोड़िए इस राजस्व को, और उस राजस्व से हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप सोशल लेवल पर देखिए, आज बिहार में कौन सा व्यक्ति है जो ये मानता है कि यहाँ शराबबंदी लागू है? कोई नहीं मानता। सब मानते हैं कि शराब चाहिए, मिल जाएगा, दाम तिगुना लगेगा, दाम चौगुना लगेगा। वो तिगुना पैसा चौगुना पैसा किसको जा रहा है? वो तो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहा है। एक माफिया है, उसके पैसे अधिकारियों को भी जा रहे हैं, उसके पैसे पुलिस वालों को भी जा रहे हैं, और उसके अलावा नशीली शराब भी बन रही है। और उससे सबसे ज़्यादा चिंताजनक चीज़, क्योंकि मैं एक सांसद रहा हूँ तो मुझे क्षेत्र का एक एक चीज़ पता था है, जो ये नशीली पदार्थ स्मैक जैसी चीज़ों की प्रचलन बढ़ी है, इसने हमारे युवा वर्ग को, एक पीढ़ी को करीब करीब समाप्ति के कगार पर ला दिया है। इसलिए शराबबंदी हटने से राजस्व का तो जो लाभ है वो तो है ही, और वो बहुत बड़ा है, और वो नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। लेकिन करप्शन, गलत पैसे, माफिया का जन्म होना, स्मैक का बढ़ना, जहरीली शराब का होना, और ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा है। महिलाएं आज ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं या तब ज़्यादा प्रताड़ित होती थी? गांव का व्यक्ति तो पी रहा है, लेकिन गांव का व्यक्ति जो 100 रुपये में पीता था आज वो 300 रुपये में पी रहा है। तो घर में जो आमदनी थी वो अगर 100 रुपये खर्च होते थे शराब के पीछे, आज 300 रुपये खर्च हो रहा है। और 300 रुपये खर्च करने के चक्कर में वो जो अपनी महिला को, घर में जो महिलाएं हैं उनको जो वो प्रताड़ना दे रहा है वो उससे तब से बहुत ज़्यादा है। इसलिए नीतीश जी इस गलत ख्वाब में न रहें, ऐसे लोगों से न घिरे रहें जो उनको गलत चीज़ बताता हो कि महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं को जो झेलना पड़ रहा है, किसी दिन नीतीश जी जाएँ और 2-4 दिन रहें भेष बदल कर एक गाँव में, तो उनको गांव की बात पता लगेगी। यहाँ सीएम हाउस में क्या पता लगेगा? कुछ नहीं पता लगेगा। साहब इस तरह से पैसे का बंदर बांट जो है ये बड़ा दिक्कत है। हमने कहा है 2000 रुपये के लिए, लेकिन हमने जो कहा है तो हमने उसकी पूरी नीति बनाई हुई है। वो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो मैं आपकी जेब से निकाल के 2500 रुपये इनको दे दूँ, लेकिन ये करना तो उचित नहीं है। तो अगर मैं इनको 2500 रुपये या 2000 रुपये देना चाहता हूँ तो उसका कोई मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूँगा ना, नहीं तो नहीं होगा ना। अनेकों राज्य में ये अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तो कहे चलते हैं कि इतने गैस सिलेंडर दे देंगे। दे दिया क्या उत्तर प्रदेश में? दे दिया क्या राजस्थान में? भाई वादा करना, झूठा वादा करना, ये तो बेकार बात है ना। आप साथ में बताइए कि कैसे देंगे। नेपोटिज्म पर आपकी क्या सोच है? ये शब्द खामखा इस्तेमाल होता है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। और मेरे समझ से एक हद के बाद चुनावी राजनीति में नेपोटिज्म को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी जनता को एक तरह से तौहीन कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप नेपोटिज्म करके किसी को टिकट ही दे देंगे या जिता भी देंगे उसको? अगर जनता नहीं चाहेगी तो आप जिता लेंगे। तो अगर जनता किसी को जिता के भेज रही है, इसमें क्या नेपोटिज्म वगैरह करना है? हाँ, कुछ लोगों ने अति किया हुआ है, तो ये तो सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात है। मेरी माँ सांसद थी, उसके बाद तो 3 चुनाव में हारा, तब मैं चुनाव जीता हूँ। अब इसको कहिए नेपोटिज्म है? तो नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहें? मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं बोलूँगा, मैं अपने देश के लिए बोलूँगा। 2 कार्यखंड ऐसे हैं जिसका मुझे बहुत अफसोस है। जब हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो सकता था जो कल्पना के बाहर है। एक कार्यक्रम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति प्रधानमंत्री बने ये मुश्किल है। लेकिन उनके साथ वो कठिनाई आ गई कि उनके पास बहुमत नहीं था। इसलिए जिन लोगों के साथ मिलजुल कर उन्होंने सरकार चलाई, तो जो मिली जुली सरकार की बाध्यताएँ होती हैं वो बाधाएँ उन पे थीं, और इसलिए रिजल्ट वो नहीं मिल सका जो देश को मिलना चाहिए था।
उसके बाद आते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। इनमें भी वो क्षमता थी कि ये देश को बदल सकते थे, और आज भी अगर लोकप्रियता के पैमाने पर बात की जाए तो इनसे लोकप्रिय नेता जैसे भी हो, इनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता होना बड़ा मुश्किल है नरेंद्र मोदी से। लेकिन जिस रास्ते उनकी सरकार चल रही है, जिस रास्ते उनकी पार्टी चल रही है, हिंदुस्तान रोज बर्बादी के कगार पे और नज़दीक पहुंचता जा रहा है। नीतीश जी की सुनहरा पीरियड 2005 से 2008-9 तक था। 8-9 में ही वो इधर उधर हो गए थे, 10 के बाद तो बिल्कुल ही ये हो गए। इसलिए अब नीतीश जी को खुद ही राज्य के हित में और अपने जो उनके लिए इतिहास लिखी जाएगी उसके हित में अब कहना चाहिए कि भाई कोई और संभाल लो। तेजस्वी यादव में वो बात मैंने नहीं देखी जो लालू जी में है। उनको प्रयास करना चाहिए, उनको लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लालू जी की जो वो खासियत थी कि वो जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते थे, शायद तेजस्वी जी कहीं पीछे रह रहे हैं। उभरते हुए बहुत अच्छे युवा नेता हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो राज्य में राजनीति करना चाहते हैं। स्वागत है उनका। बिहार में हर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, कि स्वागत है जो एक नए सोच के साथ इस राज्य को बनाए। बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं और बहुत ही ईमानदार नेता हैं। किनके साथ? राहुल गांधी जी के साथ जाने की आवश्यकता? राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व करता है, उनके साथ हमारी जाने नहीं। गठबंधन तो मैंने पहले कहा कि हम गठबंधन में विश्वास नहीं रखते। अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में 2-4 बात। वो अद्भुत व्यक्ति है। वैसा व्यक्ति मैं इतने उम्र का हो गया हूँ, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसके अंदर इतनी दृढ़ता हो, जिसने एक संकल्प लिया हो। अब मैं बिहार की जनता को इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, सिवाय ये इसके कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। अभी 3 दिन पहले मैंने उन्हें दिल्ली से बहुत डांटा है। 4 दिन पहले वो बुखार में पड़े हुए थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती डॉक्टर भिजवा के उनको कोई दवाई दिलवाई। उसके तीसरे दिन कोई शायद अस्पताल जाने की सोचता, वो कहीं सभा करने चले गए थे। उनमें जो जुनून है, ये मैं जिद नहीं बोलूँगा, ये उनका संकल्प है। इसको जिद नहीं कहा जाएगा, किसी भी कीमत पे ये जिद नहीं है। ये संकल्प है कि मैं करूँगा और बिहार को बदलूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। बदलेगा बिहार वास्तविक रूप से? बिल्कुल 16 आने बदलेगा, नहीं बदलेगा तो वो विकल्प क्या है? बदलना तो है ही। चलिए, तो देखिए, आड़े टेढ़े हर तरह के सवाल हमने उदय सिंह जी से पूछे और सबके बड़ी स्पष्ट और बड़ी बारीकी से जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, इस तरह के तमाम खास शख्सियतों से न्यूज़ हाट आपको मुलाकात कराता रहेगा और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।